हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक जो है क्षितिज, उसका चैप्टर 14 एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी का एक पार्ट जो है वो हमने कल देख लिया था और अब आगे का पार्ट हम लोग आज यहाँ पे ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो देखते हैं शीला अग्रवाल ने, तो मतलब इससे पहले का जो चैप्टर था ना उसमें हम लोगों ने ये सब देखा था कि किस तरीके से मतलब राइटर अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं, अपने पिता के बारे में कि वो कैसे मतलब गुस्सैल थे और अपने काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित पढ़े लिखे थे। उनकी माँ जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी मगर सबकी ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करती थी, और किस तरीके से जो राइटर हैं उन्होंने लिखना शुरू करा और कैसे उनका लेखनी का जीवन रहा। ये सारी चीज़ें इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में देख ली थी। तो अब आगे का देखते हैं। देखो, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश के, शीला अग्रवाल कौन थी? इनकी टीचर थी। तो इन्होंने काफ़ी, इनकी टीचर का इनकी लाइफ पे काफ़ी असर रहा। तो इनकी टीचर ने इनके साहित्य का यानी कि इनके लिटरेचर का दायरा ही नहीं बढ़ाया था बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। मतलब इससे पहले के पार्ट में हमने देखा था ना कि किस तरीके से जो राइटर थी उनके फादर उनको, मतलब उनके घर में जो काफ़ी डिबेट्स हुआ करती थी, बाहर से लोग आया करते थे कि देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या चल रही है उसके बारे में। तो पहले तो बस ये ऐसे मूक दर्शक मतलब सुना करती थी बैठ करके, फिर इनको जब नॉलेज होने लगी तो इन्हें समझ में आने लगा कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर पर बैठा रहना संभव था भला? प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते हुए खून के लावे को मतलब कहती हैं कि मैं भी जवान थी और देश में जवान लोग तो खूब आंदोलन कर रहे थे। और इनकी जो वो थी टीचर शीला अग्रवाल, उन्होंने तो मतलब जैसे कि शरीर में जो खून बहता है उसको ज्वाला में बदल दिया हो, मतलब गर्म खून था और बिल्कुल कि भाई आंदोलन करो। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, एक बवंडर तो शहर में बचा था कि भाई क्या चल रहा है देश में, और एक उनके घर में भी। पिताजी की आज़ादी की सीमा यह यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच बैठूं उठूं जानू बूझूं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर के सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो मतलब इनके फादर इनको फ्रीडम देते थे बट फ्रीडम इतनी थी कि घर में जो पॉलिटिकल बहसें हो रही हैं वो दूसरों के बाहर के, मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, उनको बैठ करके ये सुने, मगर सड़कों पे जाकर के नारे लगाएं लड़कों के साथ, ये इनके फादर को पसंद नहीं था। किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, और मतलब इनके फादर ने जो दायरा बना रखा था आज़ादी का कि भाई इतनी आज़ादी है तुम्हें, तुम इसी आज़ादी में रहो बस, तो ये इनके फादर ने कहा था। बट किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे बस का नहीं था। ये राइटर कहते हैं कि मैंने, मतलब मेरे फादर ने जितनी आज़ादी मुझे दी हुई थी उसमें तो मेरा काम नहीं चल रहा था, मुझे तो अपनी तरह से जीना था। जब रगों में लघु की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तब जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। तो मतलब इन्होंने अपने फादर से जो लड़ाई करी थी और आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया था तब भी अपने फादर से लड़ी, और फिर जब इन्होंने शादी करी उस तब भी अपने फादर से लड़कर ही करी। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यश लिप्सा मतलब कि फेमस होने की चाह बहुत इनके फादर की कमज़ोरी थी, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, मतलब कुछ बड़ा, कुछ अलग होकर के इंसान को जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और वर्चस्व हो। इस तरीके के काम इंसान को करने चाहिए कि समाज में उसका, इंसान का वर्चस्व हो, इम्पोर्टेंस हो उसकी। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई। तो मतलब इसी वजह से कई बार मतलब बच गई कि भाई अगर फेमस हो रही है अच्छे कामों की वजह से लड़की तो कोई बात नहीं। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए। तो मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन आज के टाइम पे कहते हैं ना, तो इनके घर में लेटर लिखा गया इनके फादर को कि आपकी बेटी जो काम कर रही है कॉलेज में वो ठीक नहीं है, ये आंदोलन में पार्टिसिपेट करने जाती थी ना। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो उठे, यह लड़की मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी,
पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। तो मतलब इनके फादर कॉलेज से आए तो इनको लगा कि भाई बहुत डांटेंगे वाटेंगे, तो अपनी फ्रेंड के घर जाके बैठ गई थी। माँ को कह दिया था कि लौटकर कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। मतलब माँ से कह दिया था कि भाई जब गुस्सा वुस्सा थोड़ा इनका निकल जाए पिताजी का तभी बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वो तो खुश हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। पर माँ ने कहा कि आजा, पिताजी तो खुश हैं। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा? सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि तुझे घर पर बिठा लूं, लेकिन वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तो फिर मतलब राइटर मतलब काफ़ी लीडर टाइप की थी, और जैसे क्लास में वो था ना आंदोलन करने के लिए लड़कियां इनके पीछे चलती थी। तो इनके फादर ये बात जान के बड़े खुश हुए। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी के जी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कारों पर यह हकीकत थी। तो मतलब इनके फादर को काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि लीडर हैं, देश की आज़ादी के लिए मतलब लड़ाई लड़ रही हैं, और बाकी लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं इनकी बेटी को। तो काफ़ी इनके फादर को अच्छा लग रहा था। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। तो आज़ाद हिंद फौज यानी कि ऑलमोस्ट आप जब देश आज़ाद होने वाला था 1945 के टाइम पर, जो आज़ाद हिंद फौज थी मतलब हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, जैसे अंग्रेजी सेना के लिए काफ़ी लोग हमारे देश के लड़ रहे थे, बट फिर वो जापान के साथ शामिल हो गए थे ताकि अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी बात है। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था आज़ाद हिंद फौज में। तो उसके लिए हड़ताल चल रही थी, तो राइटर भी लगी हुई थी। खैर ये आज़ाद हिंद फौज और ये सब सुभाष चंद्र बोस वगैरह के बारे में जो भी बताया है, ये आपके चैप्टर से थोड़ा कम रिलेटेड है, मैंने ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। हाँ, तो शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू को तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या लगता है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। फिर कोई पर्सन, उन्होंने इनके पिताजी के आके कान भरने शुरू करे कि कैसे हड़तालें कर रही है, हुड़दंग मचा रही है लड़कों के साथ सड़कों पे। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी नहीं रह गया है आपको या नहीं? तो वो कह रहे थे कि लड़कियां, हमारे आपके घर की लड़कियां इस तरीके की हरकतें थोड़ी ना कोई करती हैं। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू कर चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। पिताजी ने कह दिया मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद करो। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। अब जब ये घर पहुंची तो अम्बालाल डॉक्टर बैठे हुए थे इनके घर। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू आओ, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। तो मतलब अब एक कोई बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो मन्नू की तारीफ कर रहे थे इनके फादर के सामने। यू हैव मिस्ड समथिंग, और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। तो इन्होंने भाषण दिया था, इनका भाषण कोई डॉक्टर थे, इनके फादर के फ्रेंड थे, वो उन्हें अच्छा लगा। पहले तो एक पर्सन इनके फादर को बुरी भली कह गया कि लड़कियों को कैसा छोड़ रखा है, फिर एक आए कि भाई वो तारीफ़ कर गया कि बेटी मतलब कितना अच्छा भाषण देती है, तो फिर इनके पिता को अच्छा लगा। आज पीछा छुड़ाकर
आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ी भीड़ के सामने एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यो धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल रहा हो। मतलब ये कहती हैं कि उस समय क्या तो मेरी उम्र थी और क्या तो मेरा भाषण रहा होगा। मगर फिर सोचती हैं आज से लगभग 50 साल पहले एक अजमेर में, मतलब एक छोटे शहर की लड़की एक भीड़ के सामने बोल रही है, कितनी हिम्मत की बात है। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। मतलब इनके फादर अपनी सामाजिक जो थी प्रति, यानी कि उनका सोसाइटी में ऊपर ऊंचा रहे पद और इस तरीके की बात थी। और दूसरा था कि भाई लड़कियों के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, तो वो मतलब कंफ्यूज, मतलब एक तरह से तालमेल बैठाना इनके पिता के लिए मुश्किल हो रहा था चीज़ों पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराता है? मतलब आप बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जो शायद किसी को बहुत अच्छे लगें और किसी को बिल्कुल ख़राब लगें। तो ये चीज़ें हम लोग को फिर बैलेंस करनी पड़ती है कि हम किस चीज़ को सही मान रहे हैं और किसे गलत। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। तो 1947 में मतलब हुड़दंग मचाने के चक्कर में इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। फिर हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। तो 3rd ईयर पहले बंद कर दिया था, फिर उन्होंने इतना हुड़दंग मचाया, इतने नारेबाजी करी कि 3rd ईयर में फिर कॉलेज ने खोल दिया एडमिशन। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतिष्ठित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। फिर उसके बाद मतलब इनको खुशी मिली कि भाई 3rd ईयर में इनको एडमिशन मिल गया है, और है ना। बट उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। तो ये उसके बाद इन्होंने आज़ादी के बाद काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं कि मनु भंडारी की, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने मतलब कविताएं, कहानियाँ, मतलब कहानियाँ और उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। चैप्टर भी काफ़ी अच्छा था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू।